नावा है लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 10th होगा स्टूडेंट। सो 11th में यही लेसन आपको था, तो वी विल रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ 11 जो अपने को 12th में लगने वाला है, एंड देन वी विल स्टार्ट द 12th कंसेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये लेसन में नाम से शुरुआत करता है। इलेक्ट्रो ये वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। एंड स्टैटिक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इट रिप्रेजेंट्स चार्ज। ठीक है, रियल में इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, बट ये वर्ड जो आया था वो ग्रीक वर्ड आया था, ग्रीक रिसर्चर ने ये वर्ड दिया था। इट वाज नॉट लाइक दिस, ऐसा था इलेक्ट्रॉन, ओरिजिनल वर्ड ऐसा उसका था ग्रीक में को भी, है ना, एंड उसका मतलब होता था चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। सो इस लेसन में हमारा जो चार्ज होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे, इट इज एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज देखा है क्या कभी? किसी ने देखा है चार्ज कैसा दिखता है? अच्छा, होता है ये पता है क्या? इसके इफेक्ट्स देखा जा सकता है। हम लोग चार्ज को देख नहीं सकते, है ना, जैसे हवा को देख नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं, चार्ज को भी फील कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते, है ना। सो इन दिस लेसन वी विल कंसीडर इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अ चार्ज व्हिच इज एट रेस्ट। ठीक है, अपना जो पार्ट 2 फिजिक्स है चैप्टर नंबर 7 के आगे, तो उसमें पहला जो टॉपिक था पार्ट 2 फिजिक्स का, फिजिक्स का जो अपना पार्ट 2 है वो 7 लेसन नंबर 7 से आगे। ठीक है, और उसमें पहला जो लेसन था वो ऑप्टिक्स था, वेव ऑप्टिक्स, और उसके बाद जो सारे लेसन है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये इस ब्रांच में आता है। और फिर लास्ट के कुछ लेसन है जो मॉडर्न फिजिक्स है, ये मैंने शायद से पहले भी कभी तो बताया था आपको, है ना। तो ये जो है यहाँ पर अभी चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होगा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतने सारे हैं, मेरे ख्याल से कुछ 7-8 लेसन है, आगे के वो सारे यही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग वेव नेचर वगैरह, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वो पढ़ेंगे। तो उससे आगे लास्ट के 2 से 3 लेसन जो है, लास्ट के 2 to 3 लेसन ये मॉडर्न फिजिक्स, और बाकी जितने भी लेसन हैं चैप्टर नंबर 8 से आगे वो सारे क्या है, वो सारे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और उसी का फर्स्ट पार्ट ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर हमारा चार्ज क्या होगा, चार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं? दिस इज द स्टैंडर्ड सिंबल दैट वी यूज, स्मॉल q या कैपिटल Q। ठीक है, सो दिस इज एट रेस्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर अगर ये चार्ज जो है इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये दोनों लेसन में चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये 3 लेसन के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये 3 लेसन के लिए हमारा जो चार्ज है इट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट आता है, चार्ज इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट में भी चार्ज एक्सेलरेट नहीं करता, इसी कैटेगरी में आना चाहिए। और यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमने 11th का लास्ट लेसन था वहां पर पढ़ा था, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे फिलहाल इस साल। तो हम इतने 2 सिचुएशन पढ़ेंगे, चार्ज इज एट रेस्ट एंड चार्ज इज मूविंग। और चार्ज रेस्ट में सिर्फ एक ही लेसन में, बाकी लेसन में सारा चार्ज मूव करेगा विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो हमें अलग अलग बिहेवियर देखने मिलेंगे। पहले ऐसा सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिक बिहेवियर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर आर डिफरेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर डिफरेंट, बट लेटर ऑन एक थियरी आया व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। तब पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड्स या फिर इलेक्ट्रिक बिहेवियर और मैग्नेटिक बिहेवियर ये अलग नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस लेसन में। इस लेसन में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, बट थ्रू दिस सेकंड पार्ट ऑफ द बुक वी विल डील विद दिस थिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो द चार्ज Q will be at rest,
इन दिस लेसन, ठीक है, इतना आपको समझना है। और जब भी हमारा चार्ज रेस्ट पे होगा, इट कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ फील्ड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑलरेडी 11th में ये पढ़ा है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स, ये सब हम लोग जो भी 11th में पढ़ा वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत हम लोग डाइपोल का भी रिवीजन करेंगे, डाइपोल क्या होता है, कूलॉम्स लॉ का रिवीजन करेंगे, कूलॉम्स लॉ क्या है, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। कूलॉम लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग चार्जेस जो हमारे रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल डिस्कस गॉस लॉ, जो कि अपने इस बुक का, इस 12th के चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए, ये सारा 11th का बेसिक होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से मेन स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिर उसके एप्लीकेशंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स, दैट्स इट, इतना ही है, ये मेन पार्ट है। यहाँ से आगे ये सारा 11th का है, एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, बस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। और गॉस लॉ से हम लोग निकालेंगे क्या, हम फाइंड करेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो जो हमने 11th में पढ़ा है उसी को हम लोग दूसरे मेथड से फाइंड करेंगे। तो ये हो गया लेसन का ओवरव्यू, क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, इसको रिफिल कर लेना। चलो तो अभी एक एक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। चार्ज जो है, चार्ज दो टाइप के हैं हमारे, कौन से दो टाइप है बता सकते हो, पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इसका भी मैंने स्टोरी 11th में बताया था, तो स्टोरी से हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, हम लोग बस फैक्ट पढ़ लेंगे फटाफट से। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, एक होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, सो दे विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल। और अगर दो नेगेटिव चार्जेस है तो स्टिल दे विल रिपेल। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, ये सबको पता है ना। अच्छा, अट्रैक्ट करना या रिपेल करना का मतलब क्या होता है, एक्सर्टिंग फोर्सेस, इसका मतलब होता है एक दूसरे पे फोर्सेस एक्सर्ट करना। तो कौन किस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस से दिस इज माय फर्स्ट चार्ज, दिस इज माय सेकंड चार्ज, ठीक है, एंड दे आर एक्सर्टिंग फोर्स, लेट अस से बोथ आर पॉजिटिव, तो उस केस में रिपेल करेंगे। सो दिस विल पुश Q2 अवे, मतलब यहाँ पर फोर्स आएगा इस तरफ, दिस Q2 विल पुश अवे Q1, so यहाँ पर फोर्स आएगा लेट अस से F। इस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है सम कांस्टेंट टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा लॉ है, इस लॉ का नाम क्या है, ये लॉ आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इस लॉ का नाम क्या है, लॉ तो दे दिया मैंने, दिस लॉ इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ, ठीक है। क्या है ये, कूलॉम्स लॉ। लिखते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, 11th की सारी चीजें हैं, नो वन विल आस्क यू दीस थिंग्स इन 12th, बट जब हम लोग पढ़ेंगे तब मैं ये सारा यूज करने वाला हूँ। डेरिवेशंस जब कराऊंगा 12th के, तो ये इक्वेशंस यूज होंगे। दिस कांस्टेंट k in SI units has value 1/4 pi epsilon 0, and that is approximately 9 into 10⁹ units, Newton meter square per coulomb square, Newton meter square per coulomb square। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, ठीक है, कैपिटल C, इट इज कैपिटल C। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, यहाँ पर लिख देता हूँ फुल फॉर्म। कूलॉम्स लॉ, उसी के नाम पे से यूनिट पड़ा हुआ है चार्ज का, कूलॉम।
अब देखो ये जो चार्ज है इट फॉलोज और इट सेटिस्फाइज सर्टेन प्रॉपर्टीज, तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं याद करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखेंगे सिर्फ। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्ज of an isolated system remains constant। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, या फिर यू कैन आल्सो से टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर डाल सकते, मेरा फोन ना नेटवर्क में नहीं है अभी, व्हाट्सएप ग्रुप पे इतना डाल दो कि आज का लेक्चर रिकॉर्डेड है, अपलोड हो जाएगा बाद में, लेकिन लाइव नहीं हो पाएगा। एडमिन नहीं डाल सकता मैसेज ज़्यादा तो मेरा तो अभी वो सिम कार्ड का कुछ इशू हो गया है, क्या हुआ है, सो रेंज नहीं आ रहा इसको। अच्छा हाँ, इसमें प्रॉपर्टी में और एक पॉइंट रह गया, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का? पॉजिटिव नेगेटिव हो गया कंजर्वेशन। हाँ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन कुछ बुक्स में एस होता है, कुछ बुक में जेड होता है, यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज इज डिस्क्रीट, मतलब चार्ज को तोड़ते जाओगे तो एक स्मॉलेस्ट चार्ज आएगा, एंड दैट इज smallest unit of charge is smallest unit of charge कितना है smallest unit of charge? That is E, which is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb। ये किसका चार्ज है बताओ? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ये चार्ज है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and it is the smallest charge, उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता है फ्रैक्शन में, एंड दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर किसी भी बॉडी में चार्ज है तो दैट विल बी मल्टीपल ऑफ दिस। तो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, टोटल चार्ज Q on any object will be n times E, where n is integer। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इसका मल्टीपल चार्ज हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या फिर 1000 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ठीक है। So charge cannot be fraction of this। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज है, ये मार्कर है, मैंने आपको देना चालू किया, मेरे पास बहुत सारे मार्कर है, मैंने आपको दिया 10 दिए, 15 दिए, मैं कभी भी 1.5 मार्कर आपको नहीं दे सकता, तो मैं आपको जब भी मार्कर दूंगा वो पूरा एक डिस्क्रीट क्वांटा दूंगा। दिस इज क्वांटा। क्वांटा मतलब एक पैकेट, पैकेट्स में होता है चार्ज, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज दिस, एंड चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब किसी भी बॉडी पे इसका मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी पे 3.2 into 10 raised to minus 19 कूलम हो सकता है, बट 3 into 10 raised to minus 19 कूलम नहीं हो सकता। क्यों? किसी भी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है 3.2 into 10 raised to minus 19 कूलम, बट 3 into 10 raised to minus 19 कूलम नहीं हो सकता। क्यों? 1.6 हाँ, 1.6 का मल्टीपल देखो, उसको और इसको डिवाइड करो 2 आ जाएगा, इसको और उसको डिवाइड करो फ्रैक्शन आएगा, है ना। हमेशा जो भी बॉडी पर चार्ज है उसको और स्मॉल ई को डिवाइड करोगे तो आपको इंटीजर नंबर मिलना चाहिए। दैट मींस उस बॉडी पर जो चार्ज है वो रियलिस्टिक चार्ज है ना। अदरवाइज फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते, इट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, है ना, उसको और नहीं तोड़ा जा सकता, उसके चार्ज को नहीं तोड़ सकता है। क्लियर है? तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और एक प्रॉपर्टी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ओरली बता रहा हूँ, लिखो मत। चार्ज डज नॉट शो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? मास जिसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते थे, तो आइंस्टाइन ने बताया कि मास इज नॉट कांस्टेंट। अगर आप लाइट की स्पीड से जाओगे या लाइट की कंपेरेबल स्पीड से जाओगे तो मास चेंजेस, बट द चार्ज रिमेन्स सेम, ठीक है। चार्ज पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं होता है, मतलब आप लाइट की स्पीड से भी जाओगे
still the charge remains same, ठीक है. So that means charge is not affected by relativistic effect. तो वो एक और प्रॉपर्टी बट नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, तो मैंने लिखा नहीं है. ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और भी है बट उनमें से ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो मैंने लिखा है आपको, ठीक है. तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये हो गया कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ में ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 and that is equal to this. This epsilon 0 is one more constant and it is called permittivity. Permittivity. It is a constant, उसके लिए नाम है, and its value is 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square per Newton meter square unit सेंस. ठीक है, तो ये सारी कुछ वैल्यूज है, याद रखनी है आपको. परमिटिविटी हमें ये बताती है कि गिवन मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्सेस किस तरह से बिहेव करेंगे, ठीक है. सो इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट मीडियम डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. कितना पॉइंट्स अभी मैं 11 के रिवाइज कराने वाला हूँ, तो मैंने लिख लिया क्या क्या रिवाइज कराना है आपको, ठीक है. तो ये हो गया चार्ज के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में हो गया अपना, चार्ज हो गया, कूलॉम्स लॉ हो गया. अब थोड़ा इस कूलॉम्स लॉ को वापस से देखो ध्यान से. दिस इज माय फर्स्ट चार्ज q. याद रखना दिस लॉ इज डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्जेस. पॉइंट चार्जेस है हमारे q1 एंड q2. व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्जेस? Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है. पॉइंट का मतलब होता है समथिंग दैट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, मतलब वॉल्यूम नहीं है, बस एक पॉइंट है, ठीक है. सो हमारे ये जो चार्जेस है ये एक पॉइंट की तरह है, तो उनको कोई साइज नहीं है, देयर इज नो फिजिकल साइज, सिर्फ पॉइंट्स है, ठीक है. सो उनके लिए ये वैलिड है कूलॉम्स लॉ. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए कूलॉम्स लॉ नहीं हम लोग डायरेक्ट लगा सकते, उसके लिए अलग टेक्निक्स है इंटीग्रेशन वाले जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे. सो दिस इज माय फर्स्ट चार्ज, दिस इज माय सेकंड चार्ज. अच्छा, forget about second charge. Suppose there is a first charge and let us say this is my positive charge, ठीक है. अब ये चार्ज इसके आसपास एक ऐसा रीजन बनाता है जहां पर if I place another charge, let us say q0, let us call this as q and let us call this as q0, then this charge will experience some kind of force. So इस चार्ज ने ऐसा कुछ तो बनाया यहाँ पर जिसकी वजह से ये चार्ज जो है जब मैं यहाँ रख दूंगा दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है. तो वो जो बना इसने जो बनाया है यहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है एट सम डिस्टेंस. अब मैं इस पे दूर से फोर्स नहीं लगा सकता. मैंने सोचा कि गोविंदा ने आज मेरे को बहुत परेशान किया, उसको झपट मारता है, ये झपट मारा, गया क्या मेरा हाथ वहां तक? नहीं. फोर्स लगा क्या उसको? नहीं. क्यों? मेरा फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स है, मैं बिना कांटेक्ट के किसी को फोर्स नहीं लगा सकता, मुझे उसको टच करना पड़ेगा तब जाके मैं फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है. चार्जेस का ऐसा नहीं है, चार्ज ऐसे दूर से भी फोर्स लगा सकता है. अर्थ हमें फोर्स लगाती है, कहाँ से लगाती है? टच करती है हमको. अभी अर्थ सपोज ये नीचे, ये तो हम बिल्डिंग पे खड़े हैं ना, तो ग्राउंड तो नीचे, अर्थ वहां पर है, हम यहाँ, हम और भी ऊपर चले जाए हवा में, स्टिल अर्थ कैन पुल अस, तो हम पे फोर्स लगा सकती है. सो जब भी ऐसे फोर्सेस आएंगे जो कुछ डिस्टेंस से एक्ट करते हैं तो वहां पर हम लोग कंसेप्ट ऑफ फोर्स फील्ड यूज करते हैं. सो हम लोग अभी जहाँ पर है ये रीजन, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, ठीक है. इस फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये, और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस फील्ड में फ्रीली छोड़ दूं, इसको मैंने छोड़ दिया, सो क्या हुआ? नीचे गिर रहा है. नीचे गिर रहा है मतलब हो क्या रहा है? अर्थ उस पे फोर्स लगा रही थी, जैसे मैंने उसको फ्रीली छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वो एक्सेलरेट कर गया,
टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी तो वहां पर हम लोग फिजिक्स में फोर्स फील्ड लगाएंगे, ठीक है। मैग्नेट के आसपास भी यही होता है। अगर आप मैग्नेट ले लो, कोई भी मैग्नेट ले लो, बाहर मैग्नेट, और उसके आसपास और कोई ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे कि दूसरा मैग्नेट रख दो या कंपास नीडल रख दो, देन दिस कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट, वो घूमेगी। क्यों घूम पा रही है? बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। तो ये कुछ डिस्टेंस से अपनी फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उस फील्ड में जब ऑब्जेक्ट रख देंगे देन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो फिजिक्स में कई जगह पे फील्ड आएगी, अलग अलग फील्ड के एग्जांपल्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, जिसमें हम लोग अभी है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं, है ना, पढ़ा है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं हम लोग इसको। देन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, ठीक है। और ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फील्ड हैं। तो ये मेजर फील्ड्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस की भी अलग फील्ड होती है, ठीक है। तो इनमें से हम लोग अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो इट इज डिफाइंड एज, इट्स स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज। ये चार्ज नहीं भी था तब भी इसने यहाँ पर फील्ड बनाया था, लेकिन फील्ड चेक कैसे करेंगे? दिखती थोड़ी ना है, देख नहीं सकते, तो क्या करेंगे? we will put another charge, दूसरा चार्ज रखते ही if we find that this charge experiences force, then we can say यहाँ पर इसने फील्ड बनाया है। and if you observe at different points, अलग अलग पॉइंट पे इसको रख दो, यहाँ रखा, फिर यहाँ रख दो, फिर दूर और रख दो, you will notice that the field decreases। तो उसका स्ट्रेंथ जो है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है? strength of this electric field at a given point is defined as force per unit charge। फोर्स क्या है यहाँ पर? इस पर फोर्स बता सकते हो? कूलॉम्स लॉ से K Q1 Q2 upon R² if this is R distance। तो ये फोर्स है। Q1 की जगह Q लिख दो, Q2 की जगह Q0 लिख दो, और अगर मैं F को Q0 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? KQ by R² आ जाएगा। सो अपना फॉर्मूला क्या आ गया? KQ by R²। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना? KQ by R² फॉर पॉइंट चार्ज। दिस इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? इतना। दिस इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर? इट डिपेंड्स, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज होगा ये तो फील्ड होगी अवे, आर कैप डायरेक्शन में। नेगेटिव होगा तो फील्ड होगी टुवर्ड्स माइनस आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। ये लिखते चलो, ये हो गया अपना फील्ड का कंसेप्ट। फील्ड का एक और रीजन है फिजिक्स में लाने का, इट इज रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो हम लोग अभी नहीं कर सकते इस लेवल पे, आपको रिलेटिविटी पता नहीं है, ठीक है। तो उसके वजह से ये फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया। तो पॉइंट चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, दिस इज द फॉर्मूला। उसके बाद अगर डायपोल है, सो व्हाट इज डायपोल? डायपोल मतलब वी हैव टू चार्जेस, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, हैविंग सेम वैल्यू। ये अगर 1 कूलम है तो ये 1 कूलम, ये 10 है तो ये 10, ये 25 है तो ये 25। सो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन का चार्ज अगर ले लो, एंड इफ यू कीप देम फिक्स्ड एट सम डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस फिक्स कर दो, देन दिस इज कॉल्ड एज डायपोल। सो two equal and opposite charges separated by finite distance is called as dipole, ठीक है। ये डेफिनेशन है, गूगल पे भी मिल जाएगा, बुक्स में भी है 11th के, ठीक है। तो ये डायपोल है। डायपोल का फील्ड निकालने के लिए आपको बहुत लंबा सा मैथमेटिक्स है और उससे वो फॉर्मूला आता है। डायपोल का फील्ड निकालने के लिए एक लंबा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिससे फॉर्मूला आता है, वो आप देख लो 11th की बुक में। अपने को फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। इवन इफ दीज आर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। इन दोनों को एक पॉइंट पे ले लो, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, बट अलग अलग जगह है तो नेट चार्ज 0 नहीं है, ठीक है। भले ही उनका एडिशन 0 आ जाए, बट दे कैन क्रिएट फील्ड्स, दे कैन एक्सर्ट फोर्स, ठीक है। और अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, सपोज देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड इफ वी प्लेस डाइपोल इन दैट फील्ड, तो ये डाइपोल टर्न करता है, दिस डाइपोल टर्न्स, it rotates, and that's why there is a torque acting on that dipole given by formula q, क्या था उसका torque का formula, p cross e, p cross e, where there is one more quantity which is p, is called as q into 2l. This p is called dipole moment, this quantity p is called dipole moment. ये कुछ फॉर्मूला है, शायद से हमें लगेंगे तो लगेंगे, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, सारा इलेवन में पढ़ाया हुआ है। आज से फॉर्मूला याद रख सकते हो, डाइपोल क्या होता है, फील्ड में रखेंगे तो रोटेट करेगा, ये सारी चीजें याद रखना। चलो तो अभी हम लोग जाते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एग्जाम में ये सारा नहीं पूछने वाला। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखो कूलॉम्स लॉ इज डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्जेस। हमारे पास 10, 15, 20 चार्जेस है तो ठीक है तब तक। अच्छा, कूलॉम्स लॉ का प्रॉब्लम क्या है, इट इज अ वेक्टर इक्वेशन। लेट अस टेक टू चार्जेस, दिस इज माय q1, दिस इज q2, and let us find the force on these two charges। तो फॉर्मूला क्या है, F equal to, let us say ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, k q1 q2 by ये डिस्टेंस जो भी है, let us say r12 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया दो चार्जेस के लिए। अगर तीसरा आ जाए, let us keep one more charge here, तो अब क्या होगा, this is third charge, this distance will be r13, 1 और 3 के बीच में, this distance will be r23, 2 और 3 के बीच में। Now in this case force will be, इसका इस पे फोर्स इधर, F equal to k q1 q2 upon r square, सेम फोर्स r12, ठीक है, ये वाला r12 सेम फोर्स, डायरेक्शन अपोजिट। इन दोनों का इस पे कैसे फोर्स आएगा, देखो इसका इस पे फोर्स आएगा इधर F13, इसका इस पे फोर्स, लेट अस से ऑल आर पॉजिटिव, सो F31 ले लो, इसको F12 बोल दो, इसको F21 बोल दो, ये F13 बोल दो, ये 31 बोल दो। तो लुक एट द फोर्सेस, एक से ज्यादा फोर्सेस है, इसका इस पे फोर्स इधर, इसका इस पे फोर्स इधर। सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड फोर्स ऑन एनी पर्टिकुलर चार्ज, इसके अगर फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दो फोर्स की इक्वेशंस है, डायरेक्ट ऐड कर दे, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? अगर if I say that this is 10 Newton, this is 10 Newton and this is 60 डिग्री, तो क्या मैं दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, 10 + 10 20 कर दूं? चलता है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या? फोर्स को ऐड कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, हाँ या नहीं? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? 10 और 20 क्यों नहीं? यहाँ पर वही फोर्स ऐसा होता, 10 इधर और ये 10 वापस से इधर, तो इसका आंसर 20 आता, ऐसे 20 नहीं आएगा। वहां पर कौन सा कब लगता है, कौन सा कब लगाते हैं वहां पर, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपको? पैरेललोग्राम लॉ है ना, सो यू हैव टू यूज पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर मेथड से इसका आंसर आएगा। कितने चार्जेस लिए मैंने, 3 चार्जेस। अगर फोर्थ ले लेते तो उसका भी फोर्स आता, इन दोनों का आंसर निकालो, फिर वो चौथे वाले का आंसर निकालो, वेक्टर मेथड से कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। रियल सिस्टम्स जो होती है, फॉर एग्जांपल सोडियम लेते हैं, सोडियम के अंदर
कितने 11 प्रोटॉन्स, 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज सोडियम के अंदर, एटम के अंदर। तो उनका अगर कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालना है तो देख लो 11 और 11 कितना हो गया 22 चार्जेस का फोर्स निकालना है। सो यू हैव टू सॉल्व 22 वेक्टर इक्वेशंस। यहाँ पर हमने 2 वेक्टर इक्वेशंस लिखे हैं, 3 चार्जेस के लिए इधर 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 3 वेक्टर इक्वेशन से आप निकाल सकते हो वेक्टर कैलकुलेशन करके, दो की जोड़ियों में, है ना। यहाँ पर इतना है 22 एंड इट्स स्मॉल एलिमेंट, सोडियम छोटा एलिमेंट है, बाकी तो बहुत बड़े बड़े बहुत सारे एटम्स हैं उनके अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है बाकी एटम्स में। सो रियलिस्टिक लाइफ में अगर हम लोग चार्जेस की बात करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपना स्केल लोगे या पेंसिल लोगे, पेन लोगे प्लास्टिक का और इधर घिसोगे तो थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस पेन टू योर हेड और फ्रॉम योर हेड टू दिस पेन। तो चार्जेस जब भी रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर होता है तो वो थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस होता है। तो कूलॉम्स लॉ काम करेगा क्या? काम तो करेगा, बट कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे क्या, है ना। अगर 3 चार्जेस के लिए इतना तकलीफ है, 4 चार्जेस के लिए और थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स है, अगर थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस हो गए तो यू हैव टू सॉल्व थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशन। सो कूलॉम्स लॉ इज नॉट मच मोर व्हाट वी कैन से कंफर्टेबल, और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इट इज नॉट दैट इजी टू यूज कूलॉम्स लॉ इन रियलिस्टिक केसेस, है ना। रियल वर्ल्ड केसेस में अगर 2-4 चार्जेस है तो ठीक है, ऐसा तो होता नहीं। सिंपल अगर आप कोई भी एक बलून ले लो, बालों में किसके ऐसे दीवार पे चिपकाते हैं ना हम लोग बर्थडे के टाइम पे, तो उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ चार्जेस ट्रांसफर होता है, तो वहां पर हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते कूलॉम्स लॉ का। So there is something which is needed, better method is required to find electric field or forces, and that method is Gauss law जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, है ना। और उसके लिए जो रियलिस्टिक वर्ल्ड में चार्जेस होते हैं वो डिस्क्रीट चार्जेस नहीं होते, ऐसे 10, 12, 3, 4 चार्जेस नहीं होते। रियल वर्ल्ड में जो चार्जेस होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। So there is actually charge distribution instead of discrete charges, there is distribution of charge. So there are 3 kinds of distribution. एक है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होता है माई चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वायर। एक कॉपर का वायर ले लो या फिर एक थ्रेड ले लो, थ्रेड के ऊपर चार्जेस लगा दो, सो दैट इज दिस केस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कहां पर है? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, ठीक है, ओवर लेंथ। तो यहां पर एक कंसेप्ट डिफाइन करता है लैम्डा, विच इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। पिछले लेसन में लैम्डा वेवलेंथ था, इस लेसन में लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। तो ऐसे केसेस में हम लोग डिफाइन करते हैं नया क्वांटिटी विच इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका देख के बता सकते हो? चार्ज का यूनिट कूलॉम, लेंथ का यूनिट मीटर, सो ये हो गया यूनिट कूलॉम पर मीटर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर मेरा चार्ज लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एक लेंथ पर, तो वी यूज दिस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ, ठीक है। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? सरफेस पे, किसी एक सरफेस पे। आपके जो लेजर प्रिंटर होता है ना, तो उसमें प्रिंटिंग कैसे होता है? एक पेज जाता है अपना, प्रिंटिंग का पेज अंदर जाता है, ब्लैंक पेज। एक चार्ज गन से उस पर चार्ज स्प्रेड होता है, जहां पर आपको लेटर ए लिखना है तो ऐसा 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 करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो टोनर इंक होता है, विच इज बेसिकली ब्लैक कलर के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो उस पर थ्रो करते हैं यूजिंग सम गन। तो वो उस पर थ्रो करेंगे तो सिर्फ जो इंक पार्टिकल्स है वो यहाँ चिपकेंगे, बाकी जगह पर चिपकेंगे नहीं पेपर को। और फिर उसको लेजर से हीट करते हैं। हीट करने पे वो जो पार्टिकल्स है, प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्लास्टिक पाउडर होता है, तो वो मेल्ट होकर चिपक जाता है। सो दिस इज हाउ लेजर प्रिंटर वर्क्स ऑन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके लिए एक और सिंबल है सिग्मा, विच इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। कभी कभी एरिया को एस लिखते हैं, कभी कभी ए लिखते हैं, ठीक है। क्यू बाय एस भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या आएगा कूलम पर, यूनिट आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका एग्जांपल क्या है, रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या आएगा कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आएगा अपना यूनिट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इनके ऊपर हम लोग कूलम्स लॉ को सीधा सीधा नहीं लगा सकते। कुछ तरीके हैं, कुछ इंटीग्रेशन के मेथड्स हैं जिससे आप कर सकते हो, यू कैन सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स बट नॉट ऑल। और मेथड्स जो है वो बहुत ही भयंकर टाइप के मैथमेटिकल मेथड है, तो हम लोग करेंगे नहीं उसको। हम लोग बेटर मेथड, जो अच्छा वाला और आसान मेथड है उसको पढ़ेंगे, एंड दैट बेटर मेथड इज गॉस लॉ, ठीक है। तो अपने लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, पहले तो गॉस लॉ पढ़ाना है मुझे आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है वो पढ़ा देता हूँ। देयर इज वन मोर कंसेप्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कंसेप्ट के बाद हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एनर्जी का टाइप भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे लाइंस से बताते हैं। अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, देन वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। These are the electric field of a point charge, ठीक है। अगर कोई मेटल का प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, मेटल का प्लेट है, मेटल प्लेट, और उस पर पॉजिटिव चार्ज लाया हमने कहीं से, तो दोनों तरफ ही होगा ऑब्वियसली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है दोनों तरफ से, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा प्लेट होगा, तो ऐसा दो चार्जेस होंगे तो इस तरह का, दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, प्लस से माइनस। याद आ रहा है कि ऐसे कोई डायग्राम अपने पहले जिंदगी में कभी तो देखे हैं? हाँ, यस, ओके। दिस इज फॉर डाइपोल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इज डाइपोल। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन लाइंस से बताते हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स, ये याद है, आपने स्कूल में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा होगा, वैसे ही ये 11th में हमने पढ़ा था लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सिंपली क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज के ऐसे लाइंस बनेंगे, सो दिस इज लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखेगा। ये किसी तो टाइप का दो अगर प्लेट ले ले, एक पॉजिटिव प्लेट ले ले और एक नेगेटिव प्लेट ले ले, तो उसके बीच में ऐसा फील्ड बनता है। ये जो फील्ड है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये रेडियल फील्ड है। रेडियल फील्ड का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट से ऐसे दूर जाए या किसी पॉइंट की तरफ आए, तो दैट इज रेडियल, सन की तरह, जैसे स्टार की तरह, है ना, सो इट्स अ रेडियल फील्ड। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ऐसा जाके ऐसा ऐसा कुछ तो टेढ़े मेढ़े लाइंस होंगे, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म फील्ड होगी या रेडियल फील्ड होगी, नॉन यूनिफॉर्म हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। क्लियर है क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या नहीं पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स ये वर्ड का मतलब होता है फ्लो। ये वर्ड आया भी वहां से ही है, फ्लूइड मैकेनिक्स से आया हुआ वर्ड है। फ्लो का मतलब है कुछ तो फ्लो कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है, ठीक है। कहाँ से फ्लो कर रहे हैं? सो यू कैन इमेजिन सम काइंड ऑफ एरिया, और उस एरिया में से हमारी लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। लेट अस इमेजिन सम काइंड ऑफ एरिया हियर। इसमें से मेरी लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बाहर निकल रही है, सो दे आर फ्लोइंग। सो फ्लक्स का मतलब है, फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज number of field lines passing normally through given area। ये डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी बता देता हूँ। अगर फील्ड स्ट्रांग होगी, फ्लक्स के लिए ये सिंबल यूज करते हैं फाई या फिर फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये सिंबल यूज होता है जनरली। सो दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रांग फील्ड उतने नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा। जितना एरिया बड़ा होगा तो ऑब्वियस बात है छोटे एरिया में से कम लाइन जाएंगे, बड़े एरिया में से ज्यादा जाएंगे। सो इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन देम। अगर एरिया ऐसा है, फील्ड लाइन सामने से जा रहे हैं तो मैक्सिमम जाएंगे। एरिया अगर ऐसा है तो फील्ड लाइंस कम जाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन कॉस ऑफ थीटा। सो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब यही फॉर्मूला अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। एरिया की जगह एस लिख देते हैं, कभी कभी छोटा एरिया लेंगे तो क्या लिख देंगे? डीएस लिख देंगे, ई बार डॉट डीएस बार, ऐसे भी लिखते हैं। ये एक ही फॉर्मूला है, बस नाम अलग अलग है। डीएस मतलब एकदम छोटा सा एरिया, यहाँ पर इतना बड़ा एरिया है, उसका छोटा सा हिस्सा ले लो, दिस इज डीएस, ठीक है। डीएस वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बताया ना सभी को, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसी को ऐसे लिखा है, सेम ही है, सिर्फ नाम बदला है मैंने। सो अगर छोटा सा एरिया है तो हम लोग डीएस लिखते हैं, या फिर एस भी लिखते हैं कभी कभी ए की जगह। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं इसी को, ई बार डॉट डी ए बार, ऐसे भी लिखते हैं। और जब ऐसा लिखेंगे तो कभी कभी हम लोग इंटीग्रेशन भी देते हैं। इंटीग्रेशन क्यों? छोटा एरिया है, हर एक एरिया का ऐड कर दिया, टोटल जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर छोटे से एरिया से निकाल दे तो डी फाई लिखेंगे, ई बार डॉट डी एस बार। ये अलग अलग फॉर्मेट है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिखा है, तो इसको देख के डरना नहीं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। छोटा एरिया होगा और उन छोटे छोटे एरिया को ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर सिर्फ छोटे एरिया का छोटा सा फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला डी फाई इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार, ठीक है। छोटे से एरिया से ही आ जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार। अब हम लोग गॉस लॉ पे जाते हैं। अब अपना मेन लेसन स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ की क्यों जरूरत पड़ गई? कूलॉम्स लॉ हर जगह पे हमें हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इज ट्रू इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। लॉ है वो, लॉ हमेशा ट्रू होता है, ठीक है, लेकिन यूजफुल नहीं है ना। यूजफुल नहीं है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बढ़ रहा है, तो हमको तो अपना कैलकुलेशन कम करना है, तो हम लोग नया लॉ बनाएंगे विच इज गॉस लॉ। गॉस वाज मैथमेटिशियन और उन्होंने देखा कि यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कूलॉम्स लॉ, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो उन्होंने शॉर्टकट टेक्निक ढूंढा विच इज गॉस लॉ, ठीक है। तो क्या लॉ है देखो, गॉस लॉ, हेडिंग दे दो गॉस लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म दे रहा हूं, इंटीग्रेशन
E bar dot ds bar over a closed surface is equal to QENC upon epsilon naught, where QENC is called charge enclosed within Gaussian surface. नए नए वर्ड्स है, लिख लो पहले, बाद में मीनिंग समझाता हूँ मैं इसका। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, ये आपको पता ही है, एंड दिस इज फ्लक्स, दिस इज फ्लक्स, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है। सो ये है गॉस लॉ का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया मैंने। वर्ड स्टेटमेंट देखते बुक में होगा तो ठीक है, इसका वर्ड स्टेटमेंट नहीं है तो छोड़ दो, एज इट इज याद रखो, मैथमेटिकल फॉर्म याद रखो। यहां पर लिख देता हूं वर्ड स्टेटमेंट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface enclosing charges या फिर enclosing charges मत लिखो। total electric flux through any closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the total charge enclosed by that surface। ये स्टेटमेंट है, इसी को वर्ड्स में लिखा है। अब इसको समझते हैं, ये है क्या, ये है क्या। सो लेट अस इमेजिन वी हैव अ नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, माइनस Q3, कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, माइनस Q4, लेट अस से दिस इज Q5 एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं एंड दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्पेस। ठीक है, ये बोर्ड पे बना है, ये स्पेस में किधर भी हो सकता है। Now let us imagine we have some kind of surface that encloses these charges। हमने कोई तो surface imagine किया कि चलो ये charges ऐसे ऐसे हैं तो इनको cover करने वाला एक surface बनाते हैं, कोई भी shape का, अपना choice है, कौन से भी shape का बना सकते हो। This surface is called Gaussian surface। ठीक है, ये surface को हम लोग बोलेंगे Gaussian surface। Since ये charges है तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के कुछ तो नेट फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा या शायद से अंदर भी जा सकता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव चार्जेस भी है। सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस, है ना। लेट अस इमेजिन कि फील्ड बाहर आ रहा है, सो वी कैन थिंक ऑफ स्मॉल एरिया ds, और इस एरिया ds में से नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस ds विल बी E डॉट ds। ये क्या है, फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। अब मुझे सबका चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट कर देंगे तो दिस विल बी टोटल फ्लक्स, ये वाला, एंड दैट टोटल फ्लक्स थ्रू दिस होल सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon 0 which is a constant times these charges, sum of these charges। Q enclosed यहाँ पर कितना है, Q enclosed is Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4 plus Q5, this will be total charge। ये है लॉ का मीनिंग। तो अगर मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइंट चार्जेस हो तो भी चलेगा, अगर एक बॉल है, बॉल के ऊपर चार्जेस है, ऐसा भी तो हो सकता है।
और इसका मैं ये गॉसियन सरफेस बनाया मैंने। इस बॉल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी। तो इस केस में भी आई कैन यूज द गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। सेम प्रोसीजर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज माय गॉसियन सरफेस, और फिर ई बार डॉट डी एस बार, इस पॉइंट पर हम लोग ds एरिया लेंगे छोटा सा, ई बार डॉट ds बार करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल सरफेस पे मिल जाएगा फ्लक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है स्टेटमेंट। इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, वी यूज ऑफ गॉस लॉ। यूज ऑफ गॉस लॉ क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया तो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ एनर्जी निकाल लिया। आप हर चीज फाइंड कर सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो। ठीक है, गॉस लॉ से जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कूलॉम्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम क्या है, वेक्टर मेथड, दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। वहां पर वेक्टर्स यूज करना है। ठीक है, वहां पर कैलकुलेशन बढ़ता है अगर कॉम्प्लेक्स चार्जेस हो जाए, ऐसे सिस्टम हो जाए, तो कूलॉम्स लॉ से बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स करना पड़ता है। यहाँ पर कम से कम मैथमेटिक्स में आंसर आता है। ठीक है, वही पढ़ेंगे, वो क्या है, कैसे करना है, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आपको कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन देखना है गॉस लॉ के बराबर, गॉस लॉ के जो डेरिवेशंस में कराने वाला हूँ, एप्लीकेशंस कराने वाला हूँ, वही कूलॉम्स लॉ से भी किए जा सकते हैं। एच.सी. वर्मा बुक में वो सारे डेरिवेशंस हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट। आपको पता चलेगा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स है, और उससे आंसर आता है, जो यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से आंसर पाएंगे। 3 से 4 स्टेप में आंसर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, लिखना है लिख लो, जो जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे। क्या यूज करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, दिस इज आवर टारगेट, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो फर्स्ट एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं। वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ मेथड। सेम डेरिवेशन कूलॉम्स लॉ मेथड से कर सकते हैं, इट इज देयर इन योर एच.सी. वर्मा बुक, उसमें मिल जाएगा आपको वही डेरिवेशन। ठीक है, तो मैं अभी गॉस लॉ का यूज करना सिखाऊंगा आपको। सो हेडिंग दे दो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एक प्रूफ भी है, मैथमेटिकल प्रूफ, तो वो उसका वीडियो मैं आपको आफ्टर क्लास शेयर करता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। चलो, तो हेडिंग दे दो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, अपने कौन सा स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है क्या है, स्फेरिकल शेल। ठीक है, हॉलो स्फीयर बोला है, तो फर्स्ट वन इज चार्ज हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल। या फिर स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अगर कोई स्फीयर शेप का कंडक्टर है मेटल का, तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे होता है। ठीक है, सो दिस सिचुएशन इज सेम एज दिस सिचुएशन। मेरे पास एक शेल है, मतलब आप सोच सकते हो टेनिस का बॉल, काटोगे तो अंदर से खाली रहता है, तो उस तरह का, और सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे, सारा चार्ज सरफेस पे होता है इसमें। ये डायग्राम परफेक्ट नहीं है बच्चों, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दो। सो ये सिचुएशन, ये मेटल का बॉल है, मेटल का स्फीयर, ये
हॉलो स्फीयर है, नॉन मेटल का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। दीज आर सेम सिचुएशन बिकॉज चार्ज इज ऑन द सरफेस, ठीक है। और अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो अब अच्छा डायग्राम बनाते जरा इसका। Now let us imagine we have this is my spherical conductor, ये जो है ये मेरा स्फीयर है जिसके सरफेस पर चार्ज है सारा, and you can think that it is a spherical shell, अंदर से खाली है, ऊपर सारा चार्ज है, एकदम ऊपर के सरफेस पे चार्ज है, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन एंड लेट अस से दिस इज सेंटर O, दिस रेडियस इज R, ये रेडियस कितना है R, सेंटर है O। अब मेरा गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस, वी कैन हैव एनी शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, कोई भी शेप का बना सकते हैं। तो कौन सा बनाना चाहिए जिसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सको। किसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, जो सरफेस हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक हो, मतलब अगर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है तो आपको उसके सिमेट्रिक एक स्फीयर बनाना चाहिए, ठीक है। यू कैन टेक एनी शेप, बट कौन सा लेना चाहिए जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर मेरा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं क्या करूंगा, उसको एक गॉसियन स्फीयर लूंगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर स्फीयर लोगे तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, दूसरा कोई शेप ले लोगे यहाँ पर तो इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो इट इज अ मैथमेटिकल लिमिटेशन, फिजिक्स का लिमिटेशन नहीं है। फिजिक्स तो बोलता है आप कोई भी सरफेस ले लो, मैथ्स बोलता है कि हमको इंटीग्रेशन के कुछ टेक्निक्स है वही यूज कर सकता है, सिमेट्रिक होगा तो ही यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन, अदरवाइज आपको उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला नहीं है मैथमेटिक्स का, समझ में आ रहा है। तो देयर इज लिमिटेशन ऑन मैथ साइड, फिजिक्स साइड पे लिमिटेशन नहीं है। सो गॉस लॉ इज ट्रू इन ऑल केसेस बट यू कैन यूज इट इन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ट्रू तो है, यूज नहीं कर सकते, वो आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। जहां पर मुझे फील्ड निकालना है उसी पॉइंट के आसपास हमें सरफेस बनाना होता है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। क्या है, ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मुझे गिवन है, ठीक है। मुझे इसके वजह से इसी पॉइंट पर, किसी तो एक पॉइंट P पर विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा गॉसियन स्फीयर हो गया। कौन से शेप का सरफेस चाहिए, इट इज योर चॉइस, आप जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हो वो सरफेस आप ले सकते हो, ठीक है। सो इट इज योर चॉइस, यू हैव टू डिसाइड। स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ले लो, तो इंटीग्रेशन करना आसान होता है, ठीक है। सो लेट अस से वी हैव दिस पॉइंट और ये मेरा गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस मतलब ये क्या है, मैंने बोर्ड पे बनाया सर्कल है, रियल में इट इज अ स्फीयर। एक ऑब्जेक्ट है जो स्फेरिकल है, उसका सरफेस भी क्या है, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है। रियल चीज क्या है, इन दोनों में से रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इमेजिनरी क्या है, ये हमने बनाया है। सो ये हमने इमेजिन किया कि ऐसा कुछ होगा उसके आसपास। सो नाउ दिस सरफेस हैज अ सरफेस एरिया, लेट अस से दिस सरफेस एरिया इज ds, छोटा सा एक सर्कुलर एरिया है इस पे सरफेस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन होगी, आप लॉजिक से सोचो, इस चार्जेस से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, थिंक ऑफ इट। एरिया का डायरेक्शन तो इस एरिया को परपेंडिकुलर होता है, सो दिस इज ds वेक्टर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। मेरा एरिया ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा, एरिया ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा डायरेक्शन आपको लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड अवे होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने की कौन से पॉसिबिलिटी, एक ऐसा भी निकल सकता है, ऐसा निकल सकता है, ऐसा 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 ऐसा। कौन सी पॉसिबिलिटी सही लग रही है आपको, कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा परफेक्ट होगी, फील्ड कैसे निकलना चाहिए, थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ दिस सिचुएशन, फील्ड कैसा निकलना चाहिए, सोचो। मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। कौन सी डायरेक्शन यूनिक है इनमें, क्योंकि ये स्फीयर है, आप कहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अर्थ इज स्फीयर, मेरे लिए ये अप साइड है, ये डाउन है। यूएसए में ये वाला डाउन होगा और वो वाला अप होगा, है ना।
तो हर जगह पर स्फीयर के लिए आपके रेफरेंसेस चेंज होते हैं, तो विच डायरेक्शन इज यूनिक? सोचो, यूनिक डायरेक्शन कौन सी है इन सब में? अगर मैं इसको बोल दूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां से ऊपर की तरफ देख रहा हूं। अगर मैं दूसरे किसी ओरिएंटेशन से देखूं तो यही पॉइंट नीचे की तरफ भी होगा। अगर मैं यहां से देखूं, मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मुझे वो पॉइंट नीचे दिखेगा। मैं ऐसा खड़ा हूं तो मुझे ये पॉइंट ऊपर दिखेगा, मैं उल्टा खड़ा हो जाऊं तो ये पॉइंट नीचे दिखेगा। सो दिस इज नॉट यूनिक। ये और ये यूनिक नहीं है, ये और ये भी यूनिक नहीं है। इधर देखो, ये डायरेक्शन, इज इट यूनिक डायरेक्शन? इज इट यूनिक? देखो, कहीं से भी देखो, this outward direction will remain outward, so this is unique direction. Electric field is a vector. Vectors को unique direction होता है। आप कहीं से भी देखो, ऐसे देखो या ऐसे देखो या उल्टा पुल्टा होके कुछ भी देखो, direction has to be unique. So this is the direction of field. And what is angle between E and ds? Angle theta between E vector and ds vector कितना है? 0. पैरेलल है। सो cos 0 कितना? तो अब गॉस थ्योरम लगाएंगे। लेट अस यूज गॉस थ्योरम। क्या है? इंटीग्रेशन e बार डॉट ds1। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ये जो इसके ऊपर मैंने ये राउंड दिया है, दिस मींस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। जब भी मेरा क्लोज सरफेस होगा तो इंटीग्रेशन के ऊपर मैं ये साइन दूंगा, राउंड साइन। इट मींस क्लोज सरफेस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? सो वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन a ds cos थीटा। a बार डॉट b बार इज ab cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है a बार डॉट b बार इज ab cos थीटा, है ना? इस केस में थीटा कितना है? सिंस थीटा इज 0, देख लो थीटा 0 है, cos 0 कितना? cos 0 1, cos थीटा 1, है ना? तो ये हो गया e ds cos थीटा। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। दूर जाओगे तो फील्ड कम हो जाएगी। कंसीडर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। डिस्टेंस क्या है? यहां से, सेंटर से यहां पर r है, यहां पर डिस्टेंस कितना है? कितना है? r। यहां पर डिस्टेंस कितना रहेगा? यहाँ डिस्टेंस कितना रहेगा? यहाँ डिस्टेंस कितना रहेगा? सब जगह डिस्टेंस आ रहा है तो फील्ड का स्ट्रेंथ क्या? सेम। E is constant, magnitude of electric field E is constant at every point on Gaussian surface. क्यों मैंने बताया रीजन। So we can take that E out. E को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ds बच जाएगा। So that will be E into इंटीग्रेशन ds मतलब ये सारे सरफेस एरिया का टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ E into 4 पाई r स्क्वायर। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड है। एंड दिस इज इक्वल टू q enclosed upon epsilon 0. Let us say this total charge is q. Total charge is q. तो क्या हो जाएगा? कितना टाइम हो गया बच्चे? 9 बज गए क्या? 9:30 बज गए? अच्छा, ठीक। So this is my left side. So using Gauss law, ये लिख दिया मैंने लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कितना है? E into 4 pi r square and that is equal to q enclosed. What is total charge enclosed? That is q. So q by epsilon naught. Q is total charge on sphere. सही है? So rearrange कर दो। So E equal to q by 4 pi epsilon naught r square। जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है क्या? इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको याद आ जाएगा कि q by r square। ये जाना पहचाना है क्या? पॉइंट चार्ज के लिए यही फील्ड का फॉर्मूला आता है, स्फीयर के लिए भी यही आ रहा है।
लिख लो। What will be filled inside the sphere? सोचो। होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क में ही क्वेश्चन करना है। What will be electric field inside spherical shell? ये इसका आंसर आपको मुझे बताना है, होमवर्क में करके बताना है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, गूगल विगल जो यूज करना कर लो, टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो।